See, we have discussed about the rates of the uh, we have discussed about the rates of the capital gain. And what rates we have discussed? See, we have discussed these rates. See, I have discussed with you, mainly you are supposed to remember these rates. For short term capital gain, there are two rates. सेक्शन 11A में जो सिक्योरिटीज फॉलो हो रही है, दैट इज इक्विटी शेयर एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसका प्रीमियम आपने 2,50,000 से ज्यादा पे किया है, ओके, वो आता है सेक्शन 111111A में, जिसका रेट कितना है 15%। और इसके अलावा दूसरी कोई भी असेट पे अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो इट विल बी सब्जेक्ट टू स्लैब रेट, मतलब लाइक एनी अदर इनकम, दूसरी इनकम की तरह ये इनकम भी आपकी, जैसे दूसरी इनकम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है, वैसे ही ये इनकम भी आपकी टैक्सेबल होगी। ओके, वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट हमने देखा कि जो 112A में आती है, मतलब 112A में क्या आती है कि द शेयर्स एंड सिक्योरिटी इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ओके, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऑन विच यू हैव एसटीटी पेड, ओके। और ये इसमें भी ऐसा है कि ऑन विच यू हैव पेड द एसटीटी। देखो, अगर शॉर्ट टर्म है 15% 11111A में, अगर और अगर लॉन्ग टर्म है तो 112A में 10% से टैक्सेबल होगा। एंड देखो, यहाँ तीन रिक्वायरमेंट है कि इक्विटी शेयर होना चाहिए, या तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होने चाहिए, यहाँ पे भी वही है, इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और यू मे हैव पेड दी एसटीटी। अगर देखो शॉर्ट टर्म है तो 15%, ओके, शॉर्ट टर्म है तो रेट विल बी दी 15%। अगर लॉन्ग टर्म है तो रेट विल बी दी 10%। ऑन विच asset which is the equity shares or equity oriented mutual fund, okay, on which whenever you did the transaction you have paid the security transaction tax, okay. So short term it will be subject to 15% flat rate, okay, or long term it will be 10% flat rate. But see, this in the long term this income is taxable only if your capital gain amount is more than ₹1 lakh, ओके। अगर कैपिटल गेन का अमाउंट 1 लाख से कम होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट इन दिस कैटेगरी, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब इट इज नॉट टैक्सेबल। अगर 112A वाली असेट है, ओके, इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड on which you have paid the STT, and if the amount of capital gain is more than 1 lakh, then it is taxable at the rate 10% in case of long term, और अगर 1 लाख से कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी कि भाई अगर इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका रेसिडेंशियल स्टेटस है रेसिडेंट, ओके। एंड इफ दीज पीपल आर पेइंग द टैक्स अंडर दिस, मतलब 112A और 111A, ये दो में से कोई भी कैटेगरी में अगर ये लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, फ्लैट रेट से टैक्स लगता है 10% या 15% से, but you will get the benefit of unexhausted BEL. Now what is this unexhausted BEL? Unexhausted BEL का मतलब ये होता है कि जितनी यूज नहीं हो पाई है उतनी बेसिक एग्जम्पशन का, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, कि अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी ये क्या है, मतलब ये सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। देखो रेट्स में हमने देखा, इसके लिए 10%, इसके लिए 15%। अगर अदर है तो इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, इट विल बी सब्जेक्ट टू स्लैब रेट। और यहाँ पे अदर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको, और मतलब ये 112 में नहीं फॉलो होता, तो फ्लैट 20% से रेट, 20% के रेट से वो टैक्सेबल होगा, ओके। लेकिन ये 20% के बेस से अगर जब टैक्सेबल करते हैं, यहाँ आपको अनएडजस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट दूसरे किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन इफ द असेसी इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ अनएडजस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ओके। मतलब इन शॉर्ट what I try to convey is, see, let me write down so you will get the more clarity, okay, just a minute। देखो,
अगर असेट आपकी क्या है, इफ असेट इज द इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, ओके। अगर ये ट्रांजेक्शन आपका असेट आपकी ये है, कैपिटल असेट आपकी ये है, और इसको आपने ट्रांसफर किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ओके। तो देर आर टू पॉसिबिलिटी कि दिस असेट, ओके, और ये ट्रांसफर के टाइम पे आपने क्या किया, यू मे हैव पेड द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। So now this asset is having two possibilities. This asset may be a short-term capital asset or it may be a long-term capital asset. ये दो possibility है। तो short-term capital asset है तो आपको जो भी gain हुआ है that is the short-term capital gain, or if it is uh, long-term capital asset, on that whatever gain is arise to you, it is a long-term capital gain. Now this question arises that these are the assets, okay, which is either equity shares or equity oriented mutual fund on a transfer of which you have paid the security transaction tax. So ये केस में क्या होगा, एट व्हाट रेट द टैक्स विल बी लेविड। तो अगर शॉर्ट टर्म है तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, 111A। अगर लॉन्ग टर्म है तो 112A वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा। और एट व्हाट रेट द टैक्स विल बी लेविड, सो हियर इन दिस केस द टैक्स विल बी लेविड एट द रेट 10%, एट द रेट 15%, सॉरी कितना रेट दिया है, एट द रेट इट इज टैक्सेबल एट द रेट 15% here it will be taxable at the rate 15%, okay, and here it will be taxable at the rate 10%. If it is a long term it is at the rate 10%, and if it is short term it is at the rate 15%, okay। और यहाँ पे अगर assessee कौन है, if the assessee is the either individual और HUF और जिसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेसिडेंट, तो ये केस में आपको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का आपको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का आपको बेनिफिट मिलेगा। ये हमने देखा कौन सी असेट के लिए, स्पेसिफिकली दिस असेट विच इज a capital asset which is equity shares or equity oriented mutual fund on which we have paid the STT। तो ये 10-15 और 10% या 15% वाला रेट आपको एप्लीकेबल होगा। बट सी व्हाट अबाउट द अदर असेट, ओके, इसके अलावा की जो अदर असेट है उसके लिए क्या। तो अदर असेट जो है, अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है तो अदर असेट अगर शॉर्ट टर्म है और उसको ट्रांसफर होने से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो इट विल बी सब्जेक्ट टू स्लैब रेट। ये स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। मतलब जैसे दूसरी इनकम पे टैक्स लगता है आपकी सैलरी की या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे, वैसे ही वही रेट से इस पे टैक्स लगेगा। और अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है उस पर आपको जो गेन होने वाला है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और इट विल बी सब्जेक्ट टू एट द फ्लैट रेट ऑफ 20%। तो यहाँ पे भी फ्लैट 20% का रेट लगता है। तो यहाँ पे भी ये इंडिविजुअल है या तो HUF है जिसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेसिडेंट, तो यहाँ पे भी आपको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ ये पॉइंट क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि यहाँ आप टैक्स रेट से स्लैब पे करते हो, टैक्स पे करते हो, तो हियर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। Now this point of discussion, today's point of discussion is what is the unexhausted। तो ये सब डिस्कस किया था। Lastly, I have kept to discuss, I have kept the pending this point, and I told you that we will discuss this point and we'll solve one example. So our this chapter will get over. Okay. So now this question is that what is the unexhausted basic exemption limit। देखो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का आपको बेनिफिट 3 जगह पे मिलता है। कहाँ पे, जहाँ पे आप 11111A के हिसाब से जब टैक्स 15% के रेट से आप पे करते हो तब, जब आप 112 के हिसाब से अगर आप 10% से टैक्स पे करते हो तब, और अगर आप 20% के हिसाब से रेसिडेंट और इंडिविजुअल HUF है तो यहाँ पे, मतलब ये जहाँ जहाँ पे रेट्स है, और इफ यू आर इंडिविजुअल एंड HUF then you can get the benefit of unexhausted basic exemption limit. Now see, but you should remember what is unexhausted basic exemption limit।
So we know that entire long term capital gain is taxable at the rate 20%. अगर 112 में cover है, it will be taxable at the rate 10%. And short term capital gain under section 1111A is taxable at the rate 15% without any exemption. But in case of individual and HUF, benefit of basic exemption limit is available if BEL is unexhausted. Now unexhausted BEL matlab what? The taxable income excluding the long term capital gain is less than basic exemption limit. Okay, then in that case the shortfall shall be deducted from the long term or short term capital gain. Okay, under section 1111A as case में मतलब 1111A 112A और अंडर 20% वाला जो रेट है वो सभी में आपको ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। अभी ये क्या कहना चाहता है कि देखो सपोज कि व्हाट इज दिस पॉइंट वांट टू से कि सपोज you all know, suppose if you have opted for the old tax regime or new tax regime, what is the basic exemption limit for individual and HUF? For individual and HUF, the basic exemption limit is rupees 2,50,000. Okay. Now, suppose Mr. X, suppose there is a person named Mr. X. Okay. Mr. X has earned the short-term capital gain on transfer of लिस्टेड कंपनीज इक्विटी शेयर्स। ओके, लिस्टेड कंपनी के उसने इक्विटी शेयर्स बेच के उसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया। ओके, इक्विटी शेयर्स और व्हेन द ट्रांसफर टेकन प्लेस ही हैज पेड द एसटीटी। ओके, और उसने जो कैपिटल गेन का जो अमाउंट कमाया दैट कैपिटल गेन अमाउंट इज रुपीज 1,55,000। ओके, is how much? Rupees 1,50,000. Now tell me at what rate this 1,55,000 will be taxable? कौन से रेट से टैक्सेबल होगा? 15%. Okay, it 15%. It is a short term capital gain. Okay, and it is so here and it is on the equity shares. So here section 1111A will get attracted and the tax will be levied at the rate 15%. ओके, ये जो ऐसे जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया वैसा ये 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1111 में कवर्ड है, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। नाउ सपोज समझ लो ये जो मिस्टर एक्स है, ये जो मिस्टर एक्स है उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी, इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी जो है दैट इज रुपीज 2,30,000। उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 2,30,000। Now, see, suppose if it is asked to you that you should determine the tax liability of this Mr. X. Mr. X की tax liability आपको determine करने के लिए बोला, तो आप कैसे determine करोगे? देखो, तो what is unexhausted basic exemption limit that I try to convey you. Basic exemption limit unexhausted किसको कहते हैं? Let us understand. For example, see, suppose what is the basic exemption limit? Basic exemption limit is 2,50,000. Okay, और इसकी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अलावा की इनकम कितनी है? 2,30,000। मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे निकालना है। मुझे क्या करना है कि मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में से अदर जो टैक्सेबल इनकम है, अदर टैक्सेबल इनकम मतलब अदर देन दिस कैपिटल गेन, ये मैं लेस करूंगा, यहां से लेस करूंगा। इफ आई एम एबल टू लेस मतलब मेरा आंसर माइनस में नहीं जाता है। देखो मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? 2,50,000 और मेरा अदर इनकम कितना है? अदर इनकम इज 2,30,000। इनकम फ्रॉम सैलरी यू कैन सी इट इज 2,30,000। सो हाउ मच लिमिट इज गेट अनएग्जॉस्टेड? So this 20,000 you can say this is the unexhausted basic exemption limit. मतलब તમારે 2,50,000 સુધી ટેક્સ જ નથી ભરવાનો. ઓકે, તો એમાંથી તમારી અધર ઇન્કમ તો 2,30,000 જ છે. તો this is what your unexhausted basic exemption limit. Now whenever I calculate તો इसमें तो पता चल गया, देखो આ 2,30,000 તો છે, 2,30,000 સુધી તો મારે ટેક્સ ભરવાનો જ નથી, 2,50,000 સુધી નહીં ભરવાનો, અને મારી ઇન્કમ કેટલી અહીંયા થઈ? 2,30,000.
તો 32 પર તો નહીં જ ભરું, બીજા 20 પર પણ મારે ના ભરવાનો થાય એવું કહેવાય। दूसरे 20,000 भी अगर मेरी इनकम होती है तो मैं उस पर टैक्स नहीं पे करूंगा। अभी देखो दूसरी मुझे इनकम कहाँ हुई है, आई हैव अर्न द इनकम ऑफ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम दी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आई हैव अर्न 1,50,000। देखो 1,55,000 I have earned from the short term capital gain, but see I will not pay directly 15% tax on this 1,55,000, but see the limit which is remain unexhausted, that much shortfall I will deduct, that much shortfall I will deduct from this 1,55,000. So instead of the 1,55,000 I will going to pay the tax on this 1,35,000 at what rate, at the rate 15%। ओके, ये 1,35,000 उसका अगर मैं 15% करता हूँ तो अमाउंट इज 20,250। ओके, so this is my income tax, so this is the income tax I have to pay। देखो आप ऐसा सोचते हैं कि सर ये तो 2,50,000 से कम है तो इस पे टैक्स नहीं पे करना है, और इस पे 1,55,000 पे मैं सीधा 15% पे कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है। और ये अमाउंट 2,50,000 से कितना कम पड़ रहा है, तो 2,50,000 में 20,000 कम पड़ रहा है, मतलब दिस इज द अनएग्जॉस्टेड लिमिट, so that you are supposed to deduct from your capital gain amount, and on that difference we are supposed to pay the tax। I hope that you all have understood that what is the unexhausted basic exemption limit। समझ में आया आप सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now see, let us solve this example, whatever is given below this unexhausted। तो देखो आपको क्या करना है, you are supposed to find out the shortfall। okay, और on that shortfall amount you are basic exemption limit कितना है, 2,50,000। 2,50,000 में से आपकी टैक्सेबल इनकम और उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस किया। ओके, बेसिक देखो इसका जो फॉर्मूला है उसकी तरह से देखते हैं, ये क्या कहता है इसका फॉर्मूला। लेट अस सी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000 इन आवर केस, 2,50,000 इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ठीक है, ये 2,50,000 में से ये लोग दो चीजें लेस करना चाहते हैं, मानते हैं टैक्सेबल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो टैक्सेबल इनकम मेरी कितनी है, 2,30,000। ओके, माइनस कैपिटल गेन मेरा कितना है, 1,55,000। ओके, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 2,30,000 माइनस 1,55,000। ओके, ये मैं करता हूँ और दैट इज 75,000, दिस फिगर इज 75,000। ओके, और ये मेरा है 2,50,000, तो 2,50,000 माइनस 75,000, मतलब आया 1,75,000। Now this shortfall, ये इसका फॉर्मूला ठीक नहीं है, ये जो दिया है आपको शॉर्टफॉल क्या करना है, व्हाट इज द शॉर्टफॉल, ये आपको यही लेस करना है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस टैक्सेबल इनकम, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज अ शॉर्टफॉल, और दैट शॉर्टफॉल यू आर सपोज टू डिडक्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो एक सम करते हैं नीचे वाला तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, फिर अगर हमारे हिसाब से चल रहा है तो ये फॉर्मूला आप कैंसिल कर देना, तो मेरी फॉर्मूला लिख देना, वही तरीका है। देखो ये एक एग्जांपल हम देते हैं, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। अलग अलग लोगों की आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने को बोला है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 23 इन द फॉलोइंग केसेस। देखो ये कौन है, असेसी का नाम दिया है कि असेसी का नाम है मिस्टर ए, इसकी एज है 45। ओके, इसीलिए 45 एज इसीलिए कंसीडर करने की व्हेन देयर इज अ सीनियर सिटीजन और व्हेन देयर इज अ सुपर सीनियर सिटीजन। ओके, 80 के बाद होते हैं रेसिडेंट हैं तो उसको सुपर सीनियर बोलते हैं। ओके, और 60 के अब है तो उसको हम सीनियर बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि लिमिट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो लिमिट हम देखते हैं। देखो ये तो नॉर्मल एसएससी है, सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, और इसका रेसिडेंस स्टेटस क्या है, रेसिडेंट है। और ये कौन है, मिस्टर ए इज ए इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल है और रेसिडेंट है तो उसको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है।
देखो इसकी इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी है, 2,50,000। मतलब कैपिटल गेन से अलावा की उसकी अदर इनकम कितनी है, 2,40,000। ठीक है, और उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट आपको दिया है कि ऑन सेल ऑफ दी वैकेंट साइट। देखो आपको बोला ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ओके, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यू नो दैट इट इज ऑलवेज टैक्सेबल एट द रेट 20%। आपको मैंने बताया कि ये केस में भी, ये 20% वाला केस भी है, उसमें भी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का आपको बेनिफिट मिलेगा। या 20% के रेट से आपको टैक्स पे करने का होता है। ठीक है, तो देखो इसका इसका पहला देख लेते हैं तो हमें पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। ओके, इसके यही केस में देखो ये रेसिडेंट है, उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 2,50,000। उसने कौन सी असेट सोल्ड की है, वैकेंट लैंड। ओके, वैकेंट लैंड मतलब शेयर्स और सिक्योरिटीज नहीं है। जब शेयर्स और सिक्योरिटीज होती, शेयर्स होता तो वो 112 में आता और उसके लिए 10% रेट हो जाता, लेकिन यहाँ अदर असेट है मतलब 20% के रेट से लागू पड़ता है टैक्स। ओके, तो देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके 15,000 है, उसको 20% के रेट से वो टैक्सेबल होगा 15,000। लेकिन आपको 15,000 पे टैक्स नहीं पे करना है, आपको क्या देखना है, देखो व्हाट इज माय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। माय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000 दैट यू कैन सी हियर। और व्हाट इज योर अदर इनकम, अदर इनकम मतलब अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इट इज 2,40,000। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तो दैट इज हाउ मच, 10,000 इज माय अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। So 10,000 is my unexhausted basic exemption limit. Now what is my long term capital gain? My long term capital gain is 15,000. So I don't have to pay the tax on this entire 15,000. But whatever is unexhausted basic exemption limit, that is 10,000. That I will deduct from my long term capital gain. So I have deducted from 15,000 में से 10,000 मैंने deduct कर दिया। So now answer is how much, 5,000। और 5,000 का मैं 20% के हिसाब से टैक्स पे करता हूँ। 5,000 ना 20%। देखो अदर इनकम पे टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों कि अदर इनकम 2,50,000 से कम है, तो अदर इनकम इज नॉट टैक्सेबल। बट सी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% टैक्स, मतलब 20% के हिसाब से आपको 1,000 टैक्स पे करना है। ओके, बट सी यू नो दैट सी इफ योर टोटल टैक्सेबल इनकम, ओके इंक्लूडिंग द कैपिटल गेन इज, ये आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट मिलता है। आपने 87A का रिबेट नहीं पढ़ा है। ओके, बट यू कैन सी हियर ये आपके ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स रेट मैंने, ये दूसरा पेज है आपके पास नहीं होगा, आई विल गिव यू। ओके, सो देखो यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नॉर्मल के लिए कितनी है, 2,50,000। ओके, 2,50,000 से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से अबाउट 30% अंडर दी ओल्ड टैक्स रिजन। जब सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन किसको कहोगे, जो रेसिडेंट भी है, ओके और साथ में उसकी एज 60%, 60 से ज्यादा और 80 से कम है, इसको हम सीनियर सिटीजन कहेंगे। उसके लिए 2,50,000 की जगह उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 3 लाख। वही रेट चलेगा 3 लाख से 5 लाख। देखो 5%, 5% एंड अबाउट 20%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड 10 लाख एंड अबाउट 30%। ठीक है, और अगर सुपर सीनियर है तो सुपर सीनियर के लिए लिमिट क्या है, सुपर सीनियर किसको कहोगे, क्योंकि जो रेसिडेंट है और उसकी एज 80 से अबाव है, तो उसके लिए 5 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट है। 5 लाख से ऊपर अगर इनकम होती है, ओके, तो 20% इज एग्जाम, सॉरी अप टू 5 लाख एग्जाम, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख के अबाव 30%। तो दिस इज द रेट और दिस इज द टैक्स रेट ऑफ द न्यू टैक्स रिजाइन, बट सी वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द ओल्ड टैक्स रिजाइन। ओके, और देयर इज वन अनदर सेक्शन, दैट सेक्शन 87A। ओके, द रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में बात किया है, तो पहले हम 87A भी एक बार देख लेते हैं, फिर हमारा ये सम कैलकुलेट करते हैं। ओके, रिबेट अंडर सेक्शन 87A हमारे ये मटेरियल में ही होगा, जस्ट अ मिनट। दो मिनट, आज का सर्च
या फिर हम ऑनलाइन देख लेते हैं वो रेट। देखो एनी इंडिविजुअल, ये 87A का रिजेक्ट, एनी इंडिविजुअल with annual taxable income up to 5 lakh is eligible for rebate up to ₹12,500। अगर आपकी टोटल इनकम अगर 5 लाख से कम है और एग्जैक्ट 5 लाख है, तो आपको आपकी जो भी टैक्स की लायबिलिटी है उसमें से 12,500 का आपको रिबेट मिलता है। तो यहाँ अपना दैट इज कॉल्ड 87A रिबेट, क्योंकि आपको देखना है कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है। टोटल टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से कम है तो आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आती है उसमें 12,500 तक का आपको क्या मिलता है, रिबेट मिलता है। दैट इज कॉल्ड रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। अंडरस्टूड। अभी देखो इन माय गिवन केस what is my total taxable income? In my given case my total taxable income is how much? You can see here it is 2,50,000 plus 15,000। तो 2,50,000 plus 15,000 में करूंगा तो you can see here 2,50,000, okay, plus if I do, sorry 2,50,000, sorry कितना है मेरा टोटल इनकम, 2,40,000 अदर सोर्सेज से इनकम आ रही है और 15,000 मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और ये मेरी अदर इनकम है। तो इफ आई डू द टोटल इट इज हाउ मच, इट इज ओनली 2,55,000। सो दिस अमाउंट इज लेस देन ₹5 lakh। मतलब कैन आर यू एलिजिबल फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A? देखो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो यू आर एलिजिबल फॉर द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ओके, तो आपको 87A का रिबेट में मिलेगा। तो यू विल गेट द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A का रिबेट मिलेगा। मतलब आपका अगर टैक्स लायबिलिटी 12,500 तक आता है तो दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, क्योंकि 12,500 तक आपको मतलब क्या करना है, आपको देखो 87 का रिबेट कैसे कैलकुलेट करना है, आपका टैक्स का अमाउंट देखना है और आपको रिबेट का अमाउंट देखना है और विच एवर इज लोअर दैट इज टू बी डिडक्टेड। ओके, तो सपोज माई टैक्स इज से ₹13,000, तो यहाँ मुझे 12,500 का एग्जम्पशन मतलब रिबेट मिल जाएगा। ओके, तो हियर आई हैव टू पे 500 रुपीज टैक्स, बट सपोज माई टैक्स इज से ₹5,000, so here I will not get 12,500 exemption। ये दोनों में से कम कौन सा है, 5,000 और 12,500 में से कम कितना है, 5,000। तो 5,000 तक का मुझे रिबेट मिलेगा एंड हाउ मच टैक्स आई हैव टू पे, नील। तो हमारे केस में मैंने टैक्स जो कैलकुलेट किया, देखो हमारे केस में 2,40,000 और 15,000 करके मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आती है, मैं टैक्सेबल इनकम 250 प्लस दिस 15,000, ये दोनों का मैं अगर टोटल करता हूँ, ये 240 प्लस 15,000 इट इज 2,55,000। ओके, एंड इट इज लेस देन 5 लाख। तो यहाँ पे मेरे को रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। तो देखो मेरा टैक्स मैंने कैलकुलेट किया, जैसे टैक्स कैलकुलेट किया वे मेरी 2,40,000 इनकम है, उस पर तो मेरा अदर इनकम पे तो टैक्स नहीं लाएगा। और कैपिटल गेन है तो उसमें मैं क्या करूंगा, मेरा कैपिटल गेन 15,000 का है लेकिन अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 150 और 140 का डिफरेंस निकालो, तो दैट इज 10,000। so that 10,000 I have deducted from here, so I have adjusted the unexhausted basic exemption limit। so remaining amount is how much, 5,000, और 5,000 का 20% हमने निकाला तो that is 10,000। now this that is 1,000। now 1,000 is my tax liability। तो you should remember that कि अगर मेरी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आई कैन गेट दी एग्जाम अंडर सेक्शन 87 है। तो 87A में एग्जाम्पशन मिलूंगा तो मुझे मतलब कितना एग्जाम्पशन मिल जाएगा, 1,000 का पूरा मिलेगा रिबेट। 1,000 मेरी इनकम थी तो सी आई विल कंपेयर माई 1,000 और 12,500, तो ये दोनों में से लोअर कितना है, 1,000। सो व्हाट इज माई टैक्स लायबिलिटी, 1,000। नाउ मच रिबेट आई विल गेट अंडर सेक्शन 87A। 87A में मुझे 1,000 का ही रिबेट मिल जाएगा, तो व्हाट इज माई टैक्स लायबिलिटी, नील। ओके, सेम थिंग इज मेंशन हियर। तो देखो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,000 रुपया। आपने यहाँ टैक्स लायबिलिटी ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिना 1,000, अदर इनकम पे आपने गिना 1,000। ओके, तो 1,000 पे क्या 87A का रिबेट मिलेगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, नील। तो टैक्स लायबिलिटी नील है तो ये हेल्थ एंड एजुकेशन से भी कुछ नहीं आएगा, नील।
your total tax liability will be nil. Okay, I hope that you have understood all the points Sir. which are discussed in the point number 1. સર Yes. 87 એમાં ન્યૂ ટેક્સ રિઝીમ ગણવાનું કે ઓલ્ડ? આપણે એવું જ એઝ્યુમ કરીને આ સમ ગણીએ છીએ કે આ ઓલ્ડ ટેક્સ રિઝીમ પ્રમાણે છે, બરાબર. If you go for the new tax regime, you will not get any benefit under the 87A का rebate भी आपको नहीं मिलता है. Okay, so you cannot claim the 87A rebate when you opt for the new tax regime. Okay, if you see, तो आपको ओल्ड में ही बेनिफिट मिलता है. 87 rebate under the new tax regime. Okay, so see. Okay. This is available for both reasons. दोनों के लिए मिलता है. सॉरी, उसमें मिलते हैं. 25,000 होता है ना 7 लाख पे. સર નવી ટેક્સ રિઝીમમાં છે ડિડક્શન નહીં મળતા એવું છે. નહીં આપણે તો 22-23 અસેસમેન્ટ યર પ્રમાણે જવાનું. ઓકે, તો સો ફાર એઝ ધ ઇન્કમ ટેક્સ રિબેટ ઇઝ અલાઉડ અંડર સેક્શન 87A ફોર ધ બોથ ઓલ્ડ એન્ડ ટેક્સ રિઝાઇમ ઇટ વોઝ 5 લાખ. તો 5 લાખ ઇઝ અ લિમિટ. ઓકે, તો આપણે 5 લાખ પર જ ગણવાનું, ભલે 7 લાખ એની એ હોય, પણ સી અપ ટુ ₹5 લાખ યુ આર સપોઝ ટુ કેલ્ક્યુલેટ. તો સી અંડર ધી બોથ you can see here what are the conditions for 87A. You can see the condition also. दिस इज फॉर दी विच ईयर 7 लाख का ये जो लिमिट है ये फॉर दी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए है. हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21-22 इज माय प्रीवियस ईयर एंड 22-23 इज माय असेसमेंट ईयर. So whether you can go for the old or new, for you the limit for the both regime here 87A की खुद की लिमिट 5 लाख रुपया. ठीक है, तो आपको तो ये बजट और इससे कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वही आपको पढ़ना है, बिकॉज फॉर यू द असेसमेंट ईयर इज विच वन? 22-23 इज योर असेसमेंट ईयर. ओके, सो 7 लाख मत देखिए, आपको नए के हिसाब से, पुराने के हिसाब से ही चलना है, क्योंकि मैंने पूरे साल आपको पुराना, और ये टैक्स रेट तो कब से एप्लीकेबल हो गया? द इनकम विच यू विल अर्न इन द प्रीवियस ईयर 2023-24 and on which you will going to pay the tax in the assessment year 24-25, उसमें नए टैक्स रेट एप्लीकेबल हो गए. हमारे लिए तो क्या है, आपने इस बार बजट सुना, देखा, अच्छी बात है, लेकिन वो रेट्स मत देखिए. आपको करंट ईयर के आपको जो पढ़ाए जाते हैं रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, दैट रेट्स यू आर सपोज टू कीप इन योर माइंड. अंडरस्टूड? तो आपके लिए बजट मतलब ओल्ड या न्यू, और मैंने आपको क्या बताया, ये सब हम कैलकुलेट करते हैं. तो मैंने आपको बताया हम ओल्ड टैक्स रिजाइन के हिसाब से ये सब गिन रहे हैं, बिकॉज वी हैव बिलीव दैट कि वी हैव CCS ऑप्टेड फॉर द ओल्ड टैक्स रिजाइन. बराबर? तो पहला पॉइंट पूरा समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? सर हाँ सर, अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों होते तो हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पहले किस में एडजस्ट करेंगे? See, it is up to the assessee. It is up to the assessee कि where he gets the more benefit. Okay, तो उसमें ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है टू एडजस्टिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. ओके, सो इट इज अप टू द assessee कि उसको कौन से में ज़्यादा फायदा. और एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म वाला कैपिटल गेन आपका कौन से रेट से टैक्सेबल होता है? शॉर्ट टर्म इज टैक्सेबल, यू कैन सी हियर your short term capital gain is taxable at the rate 15% and long term is taxable at the rate 10%. So being a wise assessee, what you will do? તમે કોનો ટેક્સ કઈ બાજુથી ઘટે એવો પ્રયત્ન કરશો? शॉर्ट टर्म. શોર્ટ ટર્મ. સમજાયું બેટા? यस सर. तो आप जनरली क्या करोगे? यू विल ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस, क्योंकि लॉन्ग, अगर शॉर्ट टर्म को मैंने अनएडजस्टेड यहाँ से लेस कर दिया तो यहाँ से मतलब इस पे मुझे 15% टैक्स पे करना है, इसमें मुझे 10 पे करना है, तो आई विल रिड्यूस फ्रॉम अनएडजस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. कहाँ से लेस करूंगा? यहाँ से, नॉट फ्रॉम हियर इफ आई हैव बोथ. ओके, सो यू कैन, इट इज अप टू द assessee फ्रॉम वेयर ही हैज टू डिसाइड रिड्यूस. ओके, एनी अदर्स क्वेश्चन? Shall I go ahead? नो सर. देखो अभी दूसरा Yes. assessee. Yes. ओके, अभी ये दूसरा assessee है. देखो इसकी एज कितनी है? 62 ईयर्स. ओके, मतलब ये 62 है, लेकिन इसका रेसिडेंस स्टेटस क्या है? नॉन रेसिडेंट. कैन आई कंसीडर हिम एज अ सीनियर सिटीजन? यस और नो? यस. नो.
देखो इसकी एज भले 62 है, लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि सीनियर उसको ही कहेंगे जो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करो, जो रेसिडेंट भी होना चाहिए और साथ में जिसकी एज 60 से ज्यादा और 80 से कम। इसकी एज तो 60 से ज्यादा हो रही है, लेकिन उसका रेसिडेंस स्टेटस क्या है? यू कैन सी हियर ही इज अ नॉन रेसिडेंट। ओके, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट इज ऑलवेज अ नॉर्मल असेसी, ही विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द सीनियर सिटीजन। ओके, तो सीनियर सिटीजन को ये 3 लाख का जो बेनिफिट मिलता है वो कब मिलेगा? व्हेन दैट सीनियर सिटीजन इज अ रेसिडेंट, अदरवाइज नॉट। ओके, देखो अभी इस मतलब उसको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का मतलब ये जो 2 लाख ये वाला जो बेनिफिट है, मैंने आपको जो बताया कि अगर सीनियर सिटीजन है तो उसकी 3 लाख की इनकम तक उसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इसका बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा बिकॉज ही इज नॉट अ सीनियर सिटीजन। क्यों सीनियर सिटीजन नहीं है? क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट है इसीलिए बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अनएडजस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो एडजस्ट कर सकते हो 2,50,000 में। इसके लिए लिमिट कितनी रहेगी? 2,50,000 ही। देखो अभी इसको इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? 2,80,000 और उसने शेयर्स बेचे 10,000 के। सेल ऑफ द लिस्टेड शेयर्स, देखो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे मतलब उसको सेक्शन 112 एप्लीकेबल होगा। 112A मतलब ही इज लायबल फॉर विच 112A मतलब ये वाला लॉन्ग टर्म असेट बेचा और वो भी इक्विटी शेयर्स बेचे उसने। ओके, तो ही इज सब्जेक्ट टू 10% टैक्स रेट ऑन दी कैपिटल ऑन दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच ही हैज अर्न। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% के रेट में फॉल होगा। ओके, लेकिन यू कैन सी हियर अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि ये कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है? सिर्फ 10,000। कितना है? 10,000। और ये 112 में अगर कैपिटल गेन मैंने बोला 15% के हिसाब से टैक्सेबल, सॉरी यस इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। लेकिन वो 10% पे भी कब टैक्सेबल होगा? व्हाट आई विल टीच यू यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बोल्ड करके आपको मैंने बताया था कि 1 लाख का अमाउंट इज समझता है मोर तो देन 1 लाख, और 1 लाख से कम है और 112A में कवर होता है तो 1 लाख से कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी है उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 112A में कवर होता है और अमाउंट कितना है? 1 लाख से कम है। तो दिस कैपिटल गेन विल नॉट बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन टैक्स। द लॉजिक इज व्हाट? इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 112A। ओके, 112A में कवर है, इस पे टैक्स लगेगा नहीं। दूसरी चीज, इसको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का क्या लाभ मिलेगा? देखो ये नॉन रेसिडेंट है, मैंने पढ़ा है कि आपको रेसिडेंट होना चाहिए और इंडिविजुअल होना चाहिए या एचयूएफ होना चाहिए तो ही बेनिफिट मिलता है। यहाँ नॉन रेसिडेंट है मतलब अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन का भी कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। देखो मतलब ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऑल्सो। इसका रेसिडेंसी स्टेटस क्या है? नॉन रेसिडेंट। तो उसके लिए बेसिक आप देखो आप बोलोगे सर आप 3 लाख क्यों नहीं लिखा, क्यों 2,50,000 लिखा? ये तो सीनियर सिटीजन है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया? ही इज नॉट अ सीनियर सिटीजन बिकॉज ही इज अ नॉन रेसिडेंट। तो उसके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी कौन सी वाली लगेगी? 2,50,000 वाली ही लगेगी। उसने कौन सी असेट सोल्ड की है? लिस्टेड शेयर्स। लेकिन उस पे कैपिटल गेन कितना हुआ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000, लेकिन ये 112A वाला कैपिटल गेन है और इफ अमाउंट इज लेस देन 1 लाख देन इट इज नॉट टैक्सेबल। तो ये नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब आपको कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं भरना है। अभी आपको टैक्स किस पे भरना है? 2,80,000 पे। तो 2,80,000 पे आप टैक्स कैलकुलेट कर लो। एक बार कैलकुलेट तो करना है, फिर रिबेट का बेनिफिट देखते हैं। ओके, लेकिन देखो रिबेट भी किसको मिलती है? मैंने आपको बताया कि रिबेट इज अवेलेबल ओनली टू द रेसिडेंट, नॉट टू द नॉन रेसिडेंट। ओके, रिबेट is available and is the rebate is available, so it is available, but see ये साल से 7 लाख की लिमिट हो गई लास्ट ईयर, तो इट बट सी रिबेट का बेनिफिट भी 87A का बेनिफिट आपको चाहिए। इट इज अवेलेबल टू ओनली अ रेसिडेंट नॉट टू द नॉन रेसिडेंट। ये तो नॉन रेसिडेंट। देखो हम क्या करेंगे, पहले 280 पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 280 पे कितना टैक्स लगेगा? देखो पहला 2,50,000 पर नहीं। ओके, देखो यहाँ टैक्स कैलकुलेट करना आपको सीखना है। तो 280 पे मुझे कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं टैक्स? हाउ आई विल कैलकुलेट द टैक्स ऑन दिस 2,50,000? सो माई इनकम इज हाउ मच? देखो 280 is my other income, 10,000 is my long term capital gain, but see it is not taxable,
ओके, नॉट टैक्सेबल बिकॉज द अमाउंट इज लेस देन 1 लाख, तो इस पे तो टैक्स लगने वाला नहीं। तो नाउ व्हाट इज माय टैक्सेबल इनकम? 280। आप बोलो देखो 280 एक बार टैक्स गिन के आपको रिबेट लेस करना होता है, तो यहाँ पे 280 पे मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है कि कैसे कैलकुलेट करूंगा। देखो 280 में से पहले 2,50,000 तो निकल जाएंगे, मतलब इस पे तो टैक्स कितना लगने वाला है, नील। अभी बाकी बचा कितना, 30,000 बचा। ओके, अभी बाकी बचता है 30,000। तो देखो ये 30,000 अगर आप इस पे टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे कॉम्प्यूट करोगे टैक्स 30,000 पे? देखो व्हाट इज द टैक्स रेट यहाँ पे, ये 2,50,000 एक से लेके 5 लाख तक इनकम अगर आपकी है सेकेंड प्लॉट में, तो ऑन दैट यू आर सपोज टू पे 5%। देखो 250 से ऊपर और 5 लाख से कम कितनी इनकम है, मतलब ये दोनों का बीच का स्लैब का डिफरेंस आपको देना है। कितना डिफरेंस है? 2.5 लाख। अगर 2.5 लाख से ये इनकम कम है तो सीधा 5% निकाल दो इस पे, इसका मैं सीधा 5% निकाल देता हूँ। तो ये 30,000 का 5% कितना होगा? 30,000 का 5% निकाल देते हैं हम। ओके, so the amount is rupees 1,500. So 1,500 is your tax. Okay, this is a tax on your other income. कैपिटल गेन वाले पे तो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो 1 लाख से कम है। तो योर टैक्स ऑन अदर इनकम इज हाउ मच? 1,500। ओके, देखो रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 1,500। और टैक्स पे हमेशा 4% टैक्स का जो अमाउंट होता है उस पर 4% हम क्या पे करते हैं? वी आर लायबल टू पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये 1,500 का 4% कितना होगा? 60। सो व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी? टैक्स लायबिलिटी इज 1,560 रुपये। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. यस। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। ये मिस्टर सी करके कोई है और उसकी एज कितनी है? 81 ईयर्स, और वो रेसिडेंट भी है। मतलब देखो वो 81 वाला हो गया, 80 से ज्यादा, मतलब वो सुपर सीनियर सिटीजन हो गया। सुपर सीनियर है तो उसके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट सुपर सीनियर के लिए कितनी है? यू कैन सी हियर, सुपर सीनियर्स के लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख, कि 5 लाख तक उसको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। मतलब देखो ये सुपर सीनियर है और उसको 5 लाख तक का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो उसकी देखो अदर इनकम कितनी है? 5,90,000। उसकी अदर इनकम कितनी है? 5,90,000। ओके, नाउ सी, उसने उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन द सेल ऑफ द रूरल एग्रीकल्चर लैंड। नाउ टेल मी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ कैपिटल असेट और नॉट? सो माय आंसर इज व्हाट? नो। No, sir. कैपिटल No. नो असेट। सर। अगर गेन होता है, अगर कैपिटल असेट ही नहीं है, आपकी पहली रिक्वायरमेंट के देयर मस्ट बी ए कैपिटल असेट। अगर आपकी असेट ही कैपिटल असेट नहीं है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब दिस 60,000 विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स बिकॉज इट इज नॉट टैक्सेबल। ओके, तो आपको टैक्स किस पे करने का आएगा? 5,90,000 पे। देखो ये रेसिडेंट है, उसकी एज 81 है, मतलब सुपर सीनियर है। उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट उसको कितनी लगेगी? 5 लाख। 5 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ठीक है। और ये 60,000 है वो तो नॉट टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि असेट कैपिटल असेट नहीं, ठीक है। अभी उसने कमाया कितना है? 5 लाख, 5,90,000। देखो 5,90,000 इज अदर इनकम। तो अदर इनकम पे उसको टैक्स कैलकुलेट करना है। देखो गिनते हैं चलो टैक्स। तो उसका इनकम कितना है? 5,90,000। लेकिन ये असेसी कौन सा है? रेसिडेंट है और उसकी एज 81 है। ओके, तो उसके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी हो गई? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज 5 लाख। सो 5 लाख हम इसमें से पहले निकाल देंगे कि 5 लाख पर तो टैक्स नील पे करना है। अभी बाकी बचा कितना? 90,000। नाउ यू हैव टू गो और चेक द सेकंड स्लैब। सेकंड स्लैब क्या बोलता है कि व्हाट इज द सेकंड स्लैब इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन? तो 5 लाख से 10 लाख, मतलब 5 लाख से ऊपर की इनकम है लेकिन 10 लाख से कम है। अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकालते हैं, इफ दिस डिफरेंस इज 5 लाख, यू कैन सी ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 लाख और 10 लाख के बीच का डिफरेंस। 5 लाख से 10 लाख के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 लाख से कम है। और ये जो मेरा अमाउंट है वो 90,000 है, मतलब 5 लाख से कम है। तो हम सीधा सेकंड स्लैब इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट इज द सेकंड स्लैब? सेकंड स्लैब इज 20%। ओके, 20% में अप्लाई करूंगा तो इस पे मुझे टैक्स भरने का कितना आएगा? 18,000। ओके, तो 90,000 का मैंने 20% अप्लाई कर दिया। ओके, तो 20,000 में अप्लाई कर दिया तो यू कैन सी हियर 18,000 इज योर टैक्स लायबिलिटी। देखो इसको 87 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसकी टोटल इनकम आप देखो तो कितनी है? 5,90,000।
मतलब 5 લાખથી વધારે છે એટલે 87 એને લાભ નહીં મળે નહીં આપણે 87 એની રિબેટમાં નીલ લખીશું એટલે એની ટેક્સેબલ ઇન્કમ કેટલી થશે सॉरी टैक्स टैक्स लायबिलिटी कितनी थશે 18000 और उसका 4% ये 18000 का 4% आपको कैलकुलेट करना है हेल्थ एंड एजुकेशन से सो दैट इज 720 व्हाट इज योर टैक्स लायबिलिटी 18720 इज योर टैक्स लायबिलिटी ओके टैक्स कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया देखो ये तो सिंपल सा था लेकिन अगर बड़ा अमाउंट है और उसमें मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है तो अगर ये सीनियर सिटीजन के लिए सुपर सीनियर के लिए तो समझ लो उसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख होती तो मैं टैक्स कैसे कैलकुलेट करता देखो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसमें से 5 लाख निकाल देते हैं क्योंकि 5 लाख पे टैक्स कितना होता है नील तो मेरा टैक्स का अमाउंट यहाँ कितना हो गया नील अभी बाकी कितना बचा मतलब ये 17 लाख है ज़्यादा लेते हैं थोड़ा ये 17 लाख है तो 17 में से मैंने 5 निकाल दिए तो अभी मेरे पास कितना बचा आई एम हैविंग दी 12 लाख ओके तो 12 लाख बचा अभी आपको देखो ये सेकंड स्लैब में जाके चेक करना है कि भाई ये सेकंड स्लैब क्या बोलता है व्हाट द सेकंड स्लैब सेज कि 5 लाख से 10 लाख तक टैक्स रेट 20% है ओके तो 5 लाख और 10 लाख के बीच का डिफरेंस कितना होता है 5 लाख ओके देखो 5 लाख से लेके 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक आपका टैक्स रेट कितना है 20% है लेकिन ये दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे तो कितना है 5 लाख आपको क्या करना है इसमें से 5 लाख लेस कर देना है और ये जो 5 लाख है उस पर मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा एट द रेट 20% 5 लाख का 20% मेरा टैक्स कितना आया 1 लाख अभी आप देखो कितना बचा 2 लाख ओके आपको क्या बोला है कि अगर 10 लाख से ऊपर कोई इनकम है तो उस पर डायरेक्ट 30% है ओके तो ये 10 लाख के ऊपर का चला गया देखो 5 लाख से 10 लाख के बीच में आने वाली इनकम कितनी थी सिर्फ 5 लाख तो उसको मैंने निकाल दी और उस पर 20% टैक्स कैलकुलेट किया दैट इज 1 लाख अभी 2 लाख जो बचे दैट इज द इनकम अबाउट 10 लाख सो ऑन दिस 2 लाख आई हैव टू पे द 30% टैक्स सो सी ये 2 लाख का 30% कितना होगा 60,000 so what is my tax liability is 1,60,000 so this is the way in which you can calculate the tax okay तो आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको ये पॉइंट से बता दिया ठीक है ऐसे आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो आपने सेकंड ईयर बीकॉम में टैक्स कैलकुलेट करना सीखा ही है तो यू नो इट वेरी वेल ओके बट स्टिल तो देखो अभी हम लास्ट वाले पॉइंट में आ जाते हैं लास्ट वाला पॉइंट हमारे सम का देखो ये असेसी कौन है नॉन रेसिडेंट है और इसकी एज कितनी है यू कैन सी हियर 82 है बट कैन आई कंसीडर हिम एज अ सीनियर सिटीजन आंसर इज नो बिकॉज सीनियर सिटीजन उसको ही कहेंगे जो रेसिडेंट है मतलब मेरे लिए तो ये नॉन रेसिडेंट है तो मतलब सीनियर सिटीजन भी नहीं है मतलब उसको 5 लाख वाली लिमिट नहीं लेकिन उसको 2,50,000 वाली लिमिट लगेगी ठीक है देखो उसको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम नहीं हुई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम नहीं हुई है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा नॉन रेसिडेंट है देखो उसको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट उसके लिए कितनी लगेगी 5 लाख नहीं 2,50,000 लगेगी लॉजिक क्या है बिकॉज ही इज नॉन अ रेसिडेंट अगर रेसिडेंट होता तो इसकी तरह हम उसको सीनियर सिटीजन गिनते लेकिन इसको सीनियर सिटीजन नहीं गिन रहे तो 5 लाख का उसको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा ठीक है तो इसके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 ही रहेगी भी उसको देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गिनने से तो कोई इनकम नहीं हुई तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है अदर इनकम में से 4,80,000 मतलब 2,50,000 से ज़्यादा है इस पे टैक्स कैलकुलेट कर दो देखो 2,50,000 पे कैसे टैक्स कैलकुलेट किया इसमें 4,80,000 था कहाँ दे मैं कैलकुलेट द टैक्स देखो उसकी इनकम कितनी है 4,80,000 बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है 2,50,000 इसको आपने निकाल दिया 2,50,000 480 में से अब 2,50,000 निकालते हो बाकी कितना बचा 2,30,000 ओके देखो इस पे तो टैक्स नील पे करना है अभी देखो दूसरा स्लैब आपका क्या है व्हाट इज योर सेकंड स्लैब इन केस ऑफ नॉर्मल असेसी के लिए सेकंड स्लैब क्या है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा सर यहाँ 2,50,000 से ज़्यादा और 5 लाख से कम है ये दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखो 2.5 लाख होना चाहिए अगर ये मेरा जो डिफरेंस है 2.5 लाख से कम है तो मैं सीधा 5% अप्लाई कर सकता हूँ मतलब ये 2,30,000 पे देखो ये 2,50,000 से कम है तो इस पर डायरेक्ट मैं 5% अप्लाई कर दूंगा तो 5% अप्लाई करता हूँ तो माई टैक्स लायबिलिटी इज 11,500 सो यू कैन सी हियर योर टैक्स लायबिलिटी
मतलब 230 माइनस मल्टीप्लाई बाय 5% करोगे तो इट विल बी 11,500. सो दिस इज योर 11,500 इज योर टैक्स लायबिलिटी. ओके, देखो इसको भले उसकी टोटल इनकम 480 से है कम, मतलब 5 लाख से कम है. इज ही एलिजिबल फॉर रिबेट? आंसर इज नो, इज नॉट एलिजिबल फॉर रिबेट. ओके, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आई? 11,500. उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से कैलकुलेट करेगा. 11,500 का 4% हम कैलकुलेट करते हैं, it is 460. So 11,500 plus 460, it is 11,960. It is the tax liability. So whatever point I have discussed, देखो Mr. B and D are non-resident, so cannot claim the higher exemption limit of 3 lakh or 5 lakh for the person 60 and 80 respectively. क्यों? क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, तो उसको हम सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर नहीं गिनेंगे. ओके, और यहाँ पे हमने देखा कि मिस्टर ये रेसिडेंट है, उस टोटल इनकम इज नॉट मोर देन 5 लाख, तो उसके लिए इस इज एलिजिबल फॉर 12,500 और एक्चुअल टैक्स पेएबल. तो 12,500 और 1,000 हम दोनों में से हमने देखा कि दोनों में से कम कौन सा? 1,000. तो उसको 1,000 का रिबेट मिल जाएगा. उसको टैक्स भी पे करना था कितना? 1,000. 1,000 में से 1,000 नहीं हो गया, टैक्स लायबिलिटी इज न्यू. नो रिबेट इज अवेलेबल इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट. देखो अगर नॉन रेसिडेंट है ये, इसमें आपको रिबेट का बेनिफिट क्यों नहीं मिला? Because he is a non-resident. So with this, I hope that you have understood all the points related to the capital gain. I have completed the whole chapter, capital gain, and with this your unit number 2 is over. Okay. Unit 2, we have discussed the other sources, we have discussed the capital gain. Okay, तो दोनों हमने डिस्कस किए. देखो, now so far as your exam is concerned, अभी એક્ઝામ માટે હું કંઈક ડિસ્કસ કરી શકું એના માટે હું તમારી જોડે ખાલી યુનિટ 2 ડિસ્કસ કરી શકું, બીકોઝ રાइट नाउ आई हैव कंप्लीटेड ओनली यूनिट 2. ओके, तो यूनिट 2 में देखो आपको इंटरनल एग्जाम में आपने 20 मार्क का बेनिफिट ले लिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जिससे वजह से मैंने 20 मार्क तो पूछ लिया. तो ये जो फाइनल एग्जाम होगी ना, देखो अभी आज आपको बता दो, आपको ये इसका फोटो भी खींचना है, खींच लेना. आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में होगा उसमें मैक्सिमम वेटेज I will give to the capital gain and not to the other sources, because I have already asked one question of 20 marks from the in the internal exam. तो आपका ये क्वेश्चन 2 कैसा होगा? क्वेश्चन 2 के और में आपको क्वेश्चन 2 आएगा. देखो ये जो क्वेश्चन 2 होगा ना, प्रोबेबली 15 मार्क का कैपिटल गेन का होगा. ओके, 15 मार्क का कैपिटल गेन में से ही पूरा वेटेज यहाँ दिया होगा. और ये जो ऊपर वाला है, ओके, उसमें व्हाट आई विल डू, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसको हम वेटेज देते हैं 10 मार्क्स का, और यहाँ पे भी 5 मार्क का आपको होगा कैपिटल गेन. ओके, तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन 2 आएगा. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? कैसे? ये वाला इतना याद रखिए, बाकी सब भूल जाएंगे. इतना आपको देखना है. इस क्वेश्चन 2 जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से 10 मार्क का ही वेटेज रहेगा, 5 मार्क का कैपिटल गेन. और यहाँ और में आप जाओगे तो यहाँ पे 15 मार्क का पूरा कैपिटल गेन का एक्सप्रेशन होगा आपको. ओके, वो जो भी है ABCD करके आता है, फुल आता है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग दैट वी विल डिस्कस डे बिफोर एग्जाम. ओके, मतलब जब मेरा लास्ट लेक्चर दूंगा मैं आपसे डिस्कस करूंगा. बट सी, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि सपोज इफ यू आर प्लानिंग કે ભાઈ ચાલો કેપિટલ અધર સોર્સિસ કરીશું, કેપિટલ ગેન આપણે ઓપ્શનમાં કરીશું, તો એવું તમે નહીં કરી શકો આ યુનિટ 2 માટે. बाकी सब में मैं दूंगा आपको फुल ऑप्शन. लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी यू हैव स्कोर 20%, 20 मार्क्स, और प्रोबेबली सबका ये राइट सम राइट ही जा रहा है. तो यहाँ तो आप इंटरनल में स्कोर कर रहे हो, तो यहाँ पे कैपिटल गेन को आप अच्छे से प्रिपेयर करना. अगर अदर सोर्सेज का प्लानिंग भी कर रहे हो तो अदर सोर्सेज के साथ आपको कैपिटल गेन करना है. ओके, या तो फिर अकेला कैपिटल गेन करो, अदर सोर्सेज छोड़ दो एग्जाम के लिए. दैट कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड. ओके, अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो दिस इज द फॉर्मेट दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू. ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अदर सोर्सेज छोड़ दो एग्जाम, फाइनल एग्जाम માટે, तो पूरे એકલું कैपिटल गेन पूरा कॉन्फिडेंस થી करो, or you do the other sources and capital gain both. And this is my advice कि you can go for both. तुम्हारी
તૈયારી અધર સોર્સિસની થયેલી જે કેપિટલ ગેઇન હમણાં જ ભણ્યા છો કરી લો તૈયારી થઈ જશે ओके और फुल कैपिटल गेन कर लो अदर सोर्सेज का आपने एग्जाम दे दिया ऐसा समझ के ठीक है अंडरस्टूड ऑल Yes, ऑफ यू sir. Yes, Okay. sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. okay so with this your capital gain is over okay unit 2 is over now see so far as your unit 3 is concerned okay unit 3 में देखो ये टैक्स रेट्स this I will share with you this file once आपके जो मतलब ये पूरा जो एक पेज है related to the tax rate that I will share with you charges of income tax okay, for this current assessment year 22-23 के लिए क्या टैक्स रेट है that we will discuss okay तो ये तो मुझे डिस्कस करना है इसके सम्स भी हम करेंगे तो उस टाइम पे I will give the material to you so we can solve some examples also now see so far as unit 3 is concerned okay आपके किसी के पास सिलेबस पड़ा है हेलो anyone is having the syllabus no, sir. Yes, sir. if you have please forward in the group those मतलब મારે શોધવું ના પડે મારી પાસે હશે પણ શોધવું પડશે પણ મેં આગળ તમારા ગ્રુપમાં મૂકેલો છે કોઈ હોય તો મને ગ્રુપમાં મૂકી આપો तो आई कैन डिस्कस कि भाई हम कैसे यूनिट 3 में कितना करना है क्या करना है उसका हमें आइडिया आ जाए किया बेटा शेयर आपने यस किसी ने किया ओके तो देखो ये आपने मेरे सब्जेक्ट का सिलेबस आपने शेयर किया तो देखो हमने प्रॉफिट एंड गेन्स कंप्लीट कर दिया कंप्लीट हो जाएगा मतलब अभी ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन हो गए नाउ सी यू कैन सी इन दी यूनिट 3 ओके यूनिट 3 में देयर आर 4 चैप्टर्स ओके 4 चैप्टर्स हैं ओके तो देखो जो 4 चैप्टर है 1 देखो यूनिट 4 में there are 4 chapters that are given in the unit 4 एक है हमारा इस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ये एक हुआ ठीक है सेकेंड पॉइंट इज द क्लबिंग ऑफ इनकम third one is the deductions and fourth point is advance payment of tax and interest payable by assessee okay 234 ABC है यहाँ पे सेक्शन 234A 234B और 234C ऐसे 3 सेक्शंस यहाँ पढ़ने के होते हैं इंटरेस्ट में और एक एडवांस टैक्स ओके तो दीज आर दी पॉइंट्स दैट वी आर सपोज टू लर्न इन यूनिट 3 ओके यूनिट 3 में हमारे इतने चैप्टर्स हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्लबिंग डिडक्शंस एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स सो नाउ व्हाट आई विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद दिस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड देखो हम पहले ये करेंगे फिर ये क्लबिंग करेंगे और फिर ये एडवांस पेमेंट करेंगे इसको डिडक्शंस यू ऑलरेडी हैव लर्न इन दी सेकेंड ईयर बीकॉम तो ये डिडक्शंस है ना हम अभी बाकी रखते हैं अभी इसको हम बाकी रखते हैं और इसके बाद में डायरेक्टली आई विल स्टार्ट यूनिट 4 ये 3 हो जाते हैं दिस एंड दिस देन विल मूव टुवर्ड्स द यूनिट 4 ओके और यूनिट 4 के जितने भी चैप्टर्स हैं दैट ऑल द चैप्टर्स वी विल डू ओके और उसके बाद एकदम लास्ट में जैसे ये खत्म होता है उसके बाद एकदम लास्ट में हम ये डिडक्शंस करेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे मतलब दिस इज माय टीचिंग स्टाइल दैट इन विच इट मीन क्या है कि अगर आपको पूरा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का सम करना है तो उसके लिए आपको यही सीक्वेंस में जाना पड़ेगा तो सी और देखो अगर मतलब मैं फ्यूचर में टाइम नहीं मिलता कुछ हो जाता है तो आई विल बी इन पोजीशन कि भाई आपको आपका पेपर में अच्छे से सेट कर सकूँ तो डिडक्शंस को हम लास्ट में रखते हैं ओके
So we will discuss the deduction in the last. Okay. Or see, one another thing, I will not going to share my today's video on the YouTube. ठीक है, क्योंकि हमने हमारे क्लासरूम की पर्सनल चीजें हैं that I have discussed with you. So ये वीडियो हमारा YouTube पे नहीं जाएगा, आपको अब मेरे पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. ओके, तो यू डोंट वेट फॉर द यूट्यूब लिंक, बट टेलीग्राम में से आप कभी भी देख सकते हो, क्योंकि ये मेरे क्लासरूम की पर्सनल चीज़ है दैट आई कैन नॉट मेक इट पब्लिक, क्योंकि आपके अलावा भी बाहर के बहुत सारे लोग हैं दैट यू कैन सी दी वीडियोज. ओके, दूसरी यूनिवर्सिटी के लोग भी देखते हैं, ऐसा होता है कि कोई सर्च करता है, मिलता है तो देखते हैं. तो ये वाला लेक्चर हमारा यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा, बिकॉज वी हैव डिस्कस दी मेनी पर्सनल थिंग्स इन द क्लास हियर. ओके, so see, I'm starting with the next chapter, that is set up and carry forward of losses. Okay, so we will going to discuss the set up and carry forward, this clubbing and advance payment of tax. ये तीन एडवांस पेमेंट एंड इंटरेस्ट है. प्रोबेबली यहाँ 3 या 4 चैप्टर होते हैं. देखो, इसमें मुझे 4 से 5 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में. इससे ज़्यादा ये 2 घंटे वाले 4 से 5 लेक्चर मैक्सिमम लग सकते हैं. ओके, तो ये 3 या 4 दिन में ये खत्म होगा और बाकी के 3 या 4 दिन में ये खत्म होगा. मतलब आई टोल्ड यू दैट टुडे इन योर क्लास दैट ऑन और बिफोर 16 और 17 आई विल कंप्लीट योर सिलेबस एंड दैट विल बी डन. ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. और इन बिटवीन हमारे जो रेगुलर में जो हमारा पीजीबीपी चल रहा है वो भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है. तो कुछ यहाँ से कुछ चैप्टर में मॉर्निंग में भी आपको रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ाना चालू करना. ठीक है, तो सी let us start with the set up and carry forward of losses. Okay, set up and carry forward of losses. Yes, now I will not, just a minute, एक मिनट. સર કાલે કરાવજો ને થોડોક ટાઈમ વેલો કરીને. જો બેટા ટાઈમ વેલો નહીં થાય. હા સર, હવે જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો હવે. સર અમને હોસ્ટેલમાં કોઈ જમવા નહીં આપે પછી. હા સર, અમારે 8-9 વાગ્યાની લિમિટ છે. જો બેટા આજે તો તમે બોલો છો ને, આજે ચેપ્ટર પતી ગયું છે ને, હું આજનો લેક્ચર અહીંયા અટકાવી દઉં છું, પણ કાલથી તમે છે ને 7 વાગે જમીન મારું લેક્ચર એટેન્ડ કરવા બેસજો, બરાબર? હા સર. હા ચોક્કસ સર. 7 વાગે તો ચાલુ થાય સર જમવાનું. અરે બેટા, આખી જિંદગી હોસ્ટેલમાં કાઢી દેલી, આખી જિંદગી. મારા મમ્મી પપ્પા વડોદરા છે, હું બરાબર. એટલે હોસ્ટેલમાં 7 વાગે જમવાના, આપણી યુનિવર્સિટી હોસ્ટેલમાં જમવું કે એવું બાંધેલું છે. 7 વાગે જમી લેવાનું. અહીંયા આગળ આપણે જતું રહેવાનું ફતેગંજ, બરાબર. પેલા દાસારામ છે ત્યાં જઈ આવો તમે, કે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈને જમીન 7 વાગ્યા પહેલા બેસી જાઓ, ટિફિન લઈ આવજો, બરાબર. આટલા 5-6 દિવસ થોડુંક એડજસ્ટ કરો, બરાબર. આજનો દિવસ વાંધો નહીં. આઈ એમ કન્ક્લુડિંગ માય ટુડેઝ લેક્ચર હિયર. ઓકે, ટુમોરો વી વિલ ડિસ્કસ ધી સેટઅપ એન્ડ કેરી ફોરવર્ડ ઇન ધી ઇવનિંગ. અને કાલે જે તમારું રેગ્યુલર લેક્ચર છે 1-20 હું તમારા ક્લાસમાં આવીશ, બરાબર. હા, થેન્ક યુ સર. ઓકે બેટા, ગુડ બાય, હેવ અ નાઇસ ડે. ઓકે, थैंक यू सर. રાત્રે थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय. બાય બેટા. हेलो सर. यस बेटा. सर आंसर शीट कब मिलेगी? देखो, ये क्वेश्चन है ना, बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन. आप मुझे